तो बहुत सारे बच्चों को, मेरे बैचमेट सबका हो रहा था और मेरा नहीं हो रहा था, तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। हमें टेस्ट देने में भले 1 घंटा लगता था, लेकिन उसको एनालिसिस करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते थे। क्योंकि उसके सॉल्यूशन को और एनट्रैप पे जो सॉल्यूशंस होते थे ना, बहुत अच्छे से चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया होता था। अगर एक ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी 3 क्यों गलत हैं, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता था। रैपिड रिवीजन की बेस्ट चीज़ थी कि जो उसमें मैंने कम्युनिटी ज़्यादा पढ़ा है रैपिड रिवीजन से, और पीडियाट्रिक्स पढ़ा है। तो कम्युनिटी में शॉर्ट तरीके से उनके जो अपडेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि कम्युनिटी की थ्योरी हमें जनरली नहीं मिलती है बुक में। अगर हम ऐसे एंक्लेस बुक देखें तो उसमें कम्युनिटी नहीं मिलेगी, तो कम्युनिटी की हमेशा हमें खोजना पड़ता है। तो जो रैपिड रिवीजन है उसमें सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें कौन कौन सी मेजर चीजें हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पे बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखी। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है निभा, हमारी अपनी नॉर्सेट टॉपर। बिना किसी देरी के आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट निभा प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड बताइए कि क्या रैंक आई है आपकी। Myself Nibha and I have secured All India Rank 140 in NORCET 10 और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग एम्स भोपाल से कंप्लीट की है 2024 में। 2020 बैच था हमारा, तो 2024 में मैंने अपना बीएससी नर्सिंग एम्स भोपाल से कंप्लीट किया है। मेरा शुरू से सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन मैंने 2018 में 12th पास किया था। उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन की 2 साल ड्रॉप लेके, बट मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया। 500 मेरे लास्ट अटेम्प्ट के मार्क्स थे। तो फिर मैंने उसी ईयर एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरा था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि अब एम्स से अगर कोई कोर्स मिल रहा है तो मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूँ, क्योंकि हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है, जो भी बायो लेता है, कि उसे एम्स में जाना है। तो मुझे भी बस एम्स में जाना था, भले वो बीएससी नर्सिंग मिल रही थी मुझे, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वो समय कोविड का टाइम था, तो सभी लोग घर पे ही थे, तो सबने बोला कि जो मिल रहा है अभी ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें नीट फिर से देना होगा तो उसके साथ प्रिपरेशन कर लेना। बट एक बार जब मैं कॉलेज में एंटर कर गई, एडमिशन के समय जब वो एम्स का बिल्डिंग देखा, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करूँ। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी। तो जब फोर्थ ईयर आया तो फिर वहां से अब हो गया था कि हमें नॉर्सेट क्लियर करना है। तो हमने प्रिपरेशन शुरू की, बट इंटर्नशिप फेज बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है, तो उतना हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रिपरेशन कर पाए अच्छी तरीके से। तो बीच में टाइम मिलता था, कभी नाइट शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, तो उसमें जो भी टाइम मिलता था हम थ्योरी पोर्शन अपना कवर करते थे। तो जब लास्ट दिसंबर 2024 में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और हमें जब कॉलेज से रिलीज कर दिया गया, तो मैं जब घर आ गई तब मुझे मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और तब सिर्फ नॉर्सेट 8 का टाइम था और सिर्फ 4 महीने ही बचे थे। तो वहाँ उस टाइम पे मेरी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं थी और मैंने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नहीं किया था। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने अपने मेजर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी थ्योरी कंप्लीट की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो नॉर्सेट 8 में जो मेरा रिजल्ट आया था उसमें मेंस में मेरी रैंक 2617 थी। तो इस रैंक पे तो मुझे कोई एम्स अलॉट नहीं हुआ। तो उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगा था, बट मुझे पता था कि मेरी कमी है कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया है। इस वजह से फिर मैंने वापस से नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपरेशन किया। लेकिन नॉर्सेट 8 की जर्नी के टाइम पे मैंने यूट्यूब पे एंट्रे पे सर को देखा था। सर की लाइव क्लासेस आती थी सुबह 7 बजे। तो मैंने वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना शुरू किया, उससे नोट्स भी बनाए। एमएसएन सर के वजह से मेरी ईसीजी काफी अच्छी होने लगी थी। तो फिर मैं वो ज्वाइन करती थी और फिर जनवरी में पहला नाश्ता टेस्ट हुआ था, तो मैंने वो नाश्ता अटेम्प्ट किया था नॉर्सेट 8 के टाइम में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने सारे नाश्ता टेस्ट जितने भी हुए थे, मैंने सारे नाश्ता टेस्ट अटेम्प्ट किए थे अच्छी तरीके से। और नॉर्सेट 9 के भी टाइम मैंने सारा अच्छी तरीके से डेली टेस्ट दिया, अच्छे से एनालिसिस किया। इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेरा ज्यादा फोकस था। थ्योरी भी मैंने साथ साथ की, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस था। तो जब नॉर्सेट 9 का प्री का एग्जाम हुआ, तो वो प्री का एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उसमें मेरी 99.9 परसेंटाइल आई थी। बट जब मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें मेरा मतलब माइनर मिस्टेक्स हो गए थे, काफी नेगेटिव ज्यादा हो गए थे। उसमें भी फिर मेरी रैंक 4000 चली गई थी। तो फिर वहां पे फिर मैं और इस टाइम से और डिमोटिवेट, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को, मेरे बैचमेट सबका हो रहा था और मेरा नहीं हो रहा था, तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। और मैं घर पे थी, तो मेरे को कोई सपोर्ट, अपने एक बैचमेट्स होते हैं ना सपोर्ट के लिए, वैसा कुछ नहीं था। बट फैमिली तो मेरी बहुत सपोर्टिव है। पापा बोले
कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ, अगर देर हो रहा है तो अच्छा होगा, ये बात पापा हमेशा कहते हैं। अगर किसी चीज में तुम्हारी देर ही हो रही है तो लेकिन वो जब मिलेगा ना तो बहुत अच्छा मिलेगा, तो कभी हिम्मत मत हारना। तो पापा बोले, तो फिर वापस से मैं 1 महीने का ब्रेक ली थी, क्योंकि उस टाइम भैया की शादी थी, तो फिर दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। हम्म। तो फिर अब मेरी जो थ्योरी थी वो नॉर्सेट 8 के टाइम की थी, तो कहीं न मुझे ऐसा लग रहा था कि अब उसमें मुझे कुछ अपडेट्स की ज़रूरत है। हम्म। तो फिर मैंने एनप्रेप का जो रैपिड रिवीजन कोर्स होता है, वो जॉइन किया था। तो फिर धीरे-धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव भी हो गए थे, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था अंदर कि अब क्वेश्चन सॉल्व करती थी कि हाँ, ये चीज़ें मुझे आती हैं। हम्म। ऐसे करते-करते नाश्ता दिए, प्री बोर्ड्स हुए, कम्युनिटी के मैंने प्री बोर्ड्स तो पूरे नहीं दिए थे, कम्युनिटी के दिए थे और पीडिया के दिए थे। हम्म। मतलब जो मुझे मेजर सब्जेक्ट्स लग रहे थे मैंने उसके प्री बोर्ड्स दिए थे, और उसके बाद नाश्ता मैंने सारा दिया था, जो प्री के पहले 2 नाश्ता हुए थे वो दिए थे। और जब मैं प्री का एग्ज़ाम देने बैठी तो मेरे सामने वो नाश्ता का वो क्वेश्चन आ गया था। जैसे ही वो स्टेज आ गया, इनसाइट के स्टेजेस आ गए। अब सेम मैं 1 दिन पहले वो नाश्ता में देख के गई थी उसके सॉल्यूशन में कि इनसाइट के स्टेजेस थे। तो मुझे लगा कि ये नाश्ता से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब बहुत बेनिफिशियल है। तो फिर उसके बाद मैंने मेंस के लिए अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट किया कि तुम नाश्ता वाला देना, क्योंकि प्री में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। बुक हमें रैपिड रिवीजन जो बुक थी उसमें जितने भी टेबल्स थे, बहुत अच्छे तरीके से सारी टेबल्स दे रखे हैं। ये मुझे बुक बहुत इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि बहुत कंपाइल्ड है। मतलब देख के ऐसा हैवी सा फील नहीं होता है कि बहुत ज्यादा इसमें दे रखा है। ऐसे पॉइंटर्स में दे रखे हैं तो लगता है कि एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो इससे और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लिया। तो इस तरह से मैंने जल्दी-जल्दी से सारा रिवीजन किया, और ज़्यादा टाइम भी तो था भी नहीं, 15 दिन का ही गैप था। उसके बाद फिर जब मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी मैं, तो फिर मुझे लग रहा था हाँ, पेपर अच्छा है, बट फिर भी लास्ट तक मैंने जब मेंस का दिया, उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली, तब मुझे लग रहा था पेपर मुझे ही ईज़ी लगा कि सबको ईज़ी लगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर ईज़ी आए, क्योंकि मैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही कर रही थी। ऐसे ही क्वेश्चन नाश्ता में भी दिए जा रहे थे, वही सिनेरियो बेस्ड वैसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया, वो भी नाश्ता देती थी। तो मैंने उसके भी डिस्कस किया, तो वो बोली कि हाँ, क्वेश्चन तो ईज़ी ही आए थे। फिर हमें लगा कि चलो मतलब पेपर अच्छा था। फिर घर पे आके थोड़ा मैच-वैच किया तो फिर लग रहा था कि हाँ, इस बार तो हो जाना चाहिए अच्छा। बट फिर भी था कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगा, क्योंकि पेपर ईज़ी था। तो फिर हर दिन वो एंग्ज़ायटी, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा? जब कल रिज़ल्ट आया, फिर वो 140 रैंक देखे अपनी आँखों के सामने, तो मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। आँसू रुक ही नहीं रहे थे आँखों से। मम्मी पूछ रही है, "क्यों रो रही हो?" तो खुशी की बात है ना। हमारे लिए खुशी के आँसू, मतलब ऐसी खुशी मैंने फ़ील नहीं की थी, क्योंकि शायद उस समय अगर मेरे नीट भी हुआ रहता तो मुझे उस इस टाइम पे इतनी वो खुशी हुई थी, क्योंकि 2 फेलियर के बाद मुझे ये सक्सेस मिला था। तो इसकी कीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो बहुत खुशी हुई मुझे, और मैं बहुत रोई। फिर मैं फ़ोन करके सबको बताई, अपने भैया को, अपने पापा भी उस टाइम घर पे नहीं थे, तो पापा को कॉल करके बताई थी। तो सब लोग बहुत खुश हुए। फिर भैया, भाभी मेरे बाहर रहते हैं, उन्होंने वहाँ से केक ऑर्डर किया मेरे लिए। हम लोगों ने केक काटा, सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और आज तो ऐसा हो गया ना, ऐसे बर्थडे में भी इतने मैसेजेस नहीं आते जितने कांग्रेचुलेशंस के व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। लोगों के स्टेटस में अपनी फोटो देख के ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अपना दिन है आज। अरे बिल्कुल, आज आपका ही दिन है। कल नर्सेस हम्म। डे था, आज निभास डे है। कल ही नर्सेस डे को ही हमारा नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो गया था। अच्छा हूँ, गुड़िया का सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हुई हमें। कि सबसे पहले किसको बताया इन्होंने आपको? मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ। दीदी, सिलेक्शन हुआ है गुड़िया का, अब लाइफ में चेंज क्या होगा, क्या लगता है? ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी और हमारे पूरे फैमिली में एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर। तो घर वालों के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा पूरा। कैसे हैं नमस्ते आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिटिया का सिलेक्शन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 प्राउड महसूस हुआ है। क्या, कैसे पढ़ती थी, कुछ बताएं, कितना स्ट्रगल रहा, कितनी ये मेहनत करी इन्होंने? हाँ, देखिए ये रात में मैक्सिमम पढ़ती थी। ये 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक पढ़ती थी और दिन में थोड़ा लेट से जगती थी सुबह। इसके बाद इसके जिम्मे और कोई काम वगैरह नहीं रहता था। इसके बाद अपना फ्रेश व्रेश होकर के फिर अपना तैयारी में ही लगी रहती। पिता के तौर पे कैसा महसूस होता है? ये पूछ मैं बहुत इसलिए रहा हूं कि पिता लोग ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, बहुत ज्यादा बताते नहीं है, अपने अंदर छुपा के रखते हैं। तो इंटरव्यू के माध्यम से निभा को भी पता चलेगा कि उनके पिताजी कितने प्राउड हैं। बहुत 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 खुशी है, बहुत खुशी।
और एक खुशी का दिन का इंतजार था। और अभी हम कल नहीं परसों ही अपने दिमाग में गेस कर रहे थे कि इसका रैंक कम से कम अंडर 100 होना चाहिए। बहुत तो इस बेहतरीन। परीक्षा दिलवाने हम ही खुद गए थे, तो इससे पूछे तो बोले कि नहीं बाबा, पेपर बहुत बढ़िया बना हुआ है। निभा अब एक नर्सिंग अधिकारी बनेंगी और बहुत सारे मरीजों की देखभाल, जान की परवाह अब इन्हें करनी होगी अस्पताल जाके। तो क्या संदेश देना चाहते हो आप इनको, क्या बोलना चाहोगे कि कैसे ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करें आगे जाके? वही है कि ईमानदारी से और सेवा भाव से, पेशेंट को सेवा भाव से अपना जो है कार्य करे। ऐसा ना हो कि हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो है लेकिन एक सेवा भाव जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नर्सिंग स्टाफ तो नींव है किसी भी अस्पताल की। अगर हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत बेहतरीन काम करेगा तो नेचुरली हमारे सारे अस्पताल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है निभा आपके अकॉर्डिंग? क्या सिर्फ लेक्चर देखना या सिर्फ किताब पढ़ते रहना इसको थ्योरी बोलते हैं? तो जब थ्योरी हमें पढ़ना है तो हमें बुक के साथ साथ लेक्चर देखना होता है। अगर बुक से अगर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हम जब लेक्चर देखते हैं ना, तो हमें वो एक्टिव रिकॉल होता है कि हाँ ये था, तो वो अच्छी तरीके से गेन होता है। अगर हम केवल बुक पढ़ रहे हैं तो फिर वो मोनोटोनस होने लगता है। तो बुक पढ़ना चाहिए, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि इग्नोर करना चाहिए, सीधे आके बस नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो फिर वो आपको नई चीजें लगेंगी, लगेगा ये क्या चीज पूछ लिया, ये कौन सी डिसीज हो गई। तो इसीलिए हमेशा जो हम पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये चीजें नॉर्सेट के टाइम पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते क्योंकि माइनर सब्जेक्ट। तो ये चीजें हम अगर उस टाइम पे अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, रिसर्च मैनेजमेंट ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो इस टाइम पे हमें इजी होता है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना या एमसीक्यू सॉल्व करना लेक्चर को देखने के बाद, क्या ये सही तरीका है पढ़ने का? हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है। इससे हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, ये टॉपिक, और लगता भी है कि हाँ, लेक्चर में से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर लेक्चर में हम जो चीज़ पढ़े तो वो क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल हम लेक्चर पढ़ लेते हैं, बट अगर हम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं और ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। तो हमें लेक्चर देखने के बाद, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेने चाहिए और उसके बाद जो गलत है उसको सर्कल करना चाहिए, दोबारा से उस चीज को रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल। आपने पहला टेस्ट दिया था 11 अप्रैल 2025 को, पिछले अप्रैल में, और उसमें आपके अच्छा। मार्क्स आए थे 30%। उसके बाद वहां से लेके आप पहुंचे हो 28 अप्रैल को आपने नाश्ता दिया है, उसमें आए हैं 84%। तो ये आपकी ग्रोथ रही है निभा, जो कि एक साल की ग्रोथ है, फ्रॉम अ 30% स्टूडेंट टू एन 84% स्टूडेंट। इसके बीच में आपने लगातार एनप्रेप पर टेस्ट दिए हैं, रैपिड रिवीजन बुक से भी आपने पढ़ा है और रैपिड रिवीजन के लेक्चर भी आपने देखे ही होंगे। अब इसमें मुझे ये बताओ कि टेस्ट आपने कब डिसाइड किया कि मुझे टेस्ट देने हैं? और जब आपने स्टार्टिंग में टेस्ट देना स्टार्ट किया और कम स्कोर आया, तो खुद को कैसे मोटिवेट रखा कि कोई बात नहीं, स्कोर मेरा कम आ रहा है लेकिन मुझे अभी भी देते रहना चाहिए टेस्ट? स्टार्टिंग में मैंने वही नॉर्सेट 8 से पहले टेस्ट देना मार्च में शुरू किया था, 1 महीने पहले। तो वहाँ पे मेरे स्कोर बहुत कम आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थ्योरी तो पढ़ी है लेकिन क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहे हैं। तो मैं जो भी मिस्टेक्स होते थे ना उनको एक कॉपी में नोट करती जाती थी, ताकि जो गलतियां हुई हैं वो मैं कम से कम पढ़ लूंगी। अगर मुझे 100 में से 30 मार्क्स ही आ रहे हैं तो 70 क्वेश्चन भी मुझे आने चाहिए अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो, जो मुझे मेरे गलत हैं। तो मैं उन क्वेश्चन को कॉपी में नोट करती थी, फिर मैं उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करती थी। और इसी तरह मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि कम है तो क्या हुआ, मुझे वो 100 क्वेश्चन आने चाहिए। एग्जाम में उन्हें नहीं पता कि मैंने कितने टेस्ट सॉल्व किए, और अगर वो 100 में से एक क्वेश्चन भी आता है तो मैं वहां पे सॉल्व कर पाऊँ। बस इसी मोटिव से मैंने टेस्ट देना मिस नहीं किया। नॉर्सेट 8 में रैंक ज्यादा है, उसके बाद से तो मैं रेगुलर टेस्ट देती थी, मैंने टेस्ट एक भी दिन मिस नहीं किया है। ये तो हम देख ही पा रहे हैं, टेस्ट तो आपने पूरे दर्जनों हम्म। टेस्ट दिए हैं इन प्रेप पर, एकदम मजा ही आ गया है देख के। अच्छा, टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना कितना जरूरी है और एनालाइज कैसे करें? एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी गलतियां क्या है, अगर हम टेस्ट देके छोड़ देंगे तो। और फिर वही क्वेश्चन अगर सेम आता है तो हम वापस से वो गलत करेंगे। इन गलतियों से बचने के लिए ही टेस्ट देने के तुरंत बाद हमें उसको एनालाइज करना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन सही भी हैं फिर भी हमें उसके सॉल्यूशन देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट से वो आंसर सही ना हो। इसीलिए सॉल्यूशन को, हर क्वेश्चन के लिए वो सॉल्यूशन
हमें टेस्ट देने में भले 1 घंटा लगता था, लेकिन उसको एनालिसिस करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते थे। क्योंकि उसके सॉल्यूशन को और एनप्रेप पे जो सॉल्यूशंस होते थे ना, बहुत अच्छे से चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया होता था। अगर एक ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी 3 क्यों गलत हैं, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता था। इससे अगर उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सॉल्व हो सकता था। एनालाइज करा अपने टेस्ट को, और उसके बाद हुँ, आपने अलग अलग एक तरीके से वैल्यूज के लिए अलग सिस्टम बनाया, हुँ। मेमोराइज करने के लिए अलग डायरी बनाई, और तीसरा क्या था आपका? वो जो मेरे लिए न्यू टॉपिक होते थे, न्यू टॉपिक्स। कोई न्यू डिसीज मैंने देख लिए, चार भले वो चारों ऑप्शन में वो वाली डिसीज नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन में अगर है तो उस डिसीज के बारे में पढ़ती थी कि वो डिसीज क्या है। बीच बीच में जो डीमोटिवेशन आता है, उससे आप कैसे फाइट करते थे? खुद को मोटिवेटेड रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं सोचती थी दिन में एक टेस्ट तो मुझे देना ही है, तो मैं वो टेस्ट देती थी उसका कि कम से कम अगर मैं पूरा दिन नहीं भी पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए ये प्रोडक्टिव होता था कि मैं टेस्ट देके उसका एनालिसिस कर लेती थी, हम्म। भले मैं थ्योरी नहीं पढ़ पाती थी। तो इस तरह से जब टेस्ट देती थी, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते तो मैं मोटिवेट हो जाती थी। एन प्रेप पर आपके फेवरेट टीचर कौन है? सर और पूजा मैम। मैं एमएसएन के लिए ज्यादा एनप्रेप को फॉलो करती थी। सर कौन से, हिम्मत सर या अमन सर? हिम्मत। हिम्मत सर। अच्छा, तो आपके फेवरेट टीचर एनप्रेप पर थे हिम्मत सर और पूजा मैम। पूजा मैम क्यों पसंद थे आपको? क्योंकि वो एमएसएन के क्वेश्चन लाइव में जो सॉल्व कराती थी यूट्यूब में, वो बहुत अच्छे से सॉल्व करा देती थी, और मतलब वो बता भी देती थी कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ओके। एमएसएन। हाँ। और हिम्मत सर क्यों पसंद थे? क्योंकि हिम्मत सर को तो मैं अपने कॉलेज टाइम में से ही उनको देखती थी, और फिर जब उनकी सुबह 7 बजे लाइव थी, वो 7 बजे लाइव में अटेंड करती थी कि सर के लिए। उनके ईसीजीज मुझे सबसे अच्छे लगे थे, ईसीजीज और सीवीएस जो सिस्टम है, ये कार्डियोवैस्कुलर, वो बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे थे। मुझे ओके। आज भी, अब बीच में सर ने गैप भी लिया था, तो उस टाइम पे हो गया था कि अब कहाँ से पढ़ते, लेकिन सर के नोट्स मेरे पास अभी भी हैं, मैं उस लाइव से नोट्स बनाया करती थी। रैपिड रिवीजन है आपके पास ना, तो रैपिड रिवीजन में बेस्ट चीज क्या लगी आपको? एन प्रेप का जो रैपिड रिवीजन है, उसके बारे में बेस्ट चीज क्या है? रैपिड रिवीजन की बेस्ट चीज थी कि मैंने कम्युनिटी ज्यादा पढ़ा है रैपिड रिवीजन से, और पीडियाट्रिक्स पढ़ा है। तो कम्युनिटी में शॉर्ट तरीके से उनके जो अपडेटेड चीजें होती है, क्योंकि कम्युनिटी की थ्योरी हमें जनरली नहीं मिलती है बुक में। अगर हम ऐसे एंक्लेव्स बुक देखें तो उसमें कम्युनिटी नहीं मिलेगी। हम्म। तो कम्युनिटी की हमेशा हमें खोजना पड़ता है। तो जो रैपिड रिवीजन है, उसमें सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें कौन कौन सी मेजर चीजें हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें एक ही जगह पे बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखी, कब आई डिसीज, और अगर डिसीज है तो एक ही लेक्चर में उन्होंने डिसीज सारे समझा दी कि इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि एयरबॉर्न प्रिकॉशंस है। ये सारी चीजें कमिटी हो गई, कि चड्ढा कमिटी हो गई, भोर कमिटी हो गई, ये सारी चीजें जो जो चीजें मैं भूल जाती थी, कम्युनिटी मुझे बहुत मेरी वीक है, तो मैं जल्दी जल्दी भूल जाती थी, तो मैं कम्युनिटी रैपिड रिवीजन बुक से ही देख के गई थी, और लेक्चर से ही देख के गई थी। कमिटी तो मुझे अच्छे तरीके से याद हो गई थी, भोर कमिटी, चड्ढा उसी से आ कमिटी, ये गए थे सारे। सारे सवाल? आपके रैपिड रिवीजन से कितने परसेंट सवाल आ गए थे? इस बार तो कम्युनिटी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन जो आए थे वो बहुत बन गए थे सारे। अच्छा, जो आए थे वो हो गए थे। हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, निभा, अगर आपके पास एन प्रेप फर्स्ट ईयर में होता, तो क्या अलग होता आपकी लाइफ में? मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता होता, जो स्ट्रगल मैं ये पास आउट होने के 1.5 साल में की हूँ, तो शायद वो मुझे नहीं करना पड़ता। मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेरे बाकी चीजें हैं, थ्योरी है, ये बहुत स्ट्रांग होती और भी, क्योंकि हम कॉलेज में बस एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं, नॉर्सेट के पर्पज से नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन अब जो नॉर्सेट का पेपर आ रहा है, उसके लिए हमें फर्स्ट ईयर से अच्छे तरीके से प्रिपेयर, क्योंकि थ्योरी जिसकी स्ट्रांग है, जिसको अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज हो, तो ही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर्स तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो सिनेरियो जैसे लंबे लंबे पैराग्राफ में क्वेश्चन, उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि उसमें एक ही पिक पॉइंट होते हैं कि ये साइन है, ये सारे साइन, ये सब पकड़ना होते हैं। उसके लिए अगर हम फर्स्ट ईयर से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर, तो हमें वो लोड महसूस नहीं होगा कि नॉर्सेट हमें देना है, वो फोबिया हमारा नॉर्सेट का खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में अगर आपके पास एन प्रेप होता, तो आपका फोबिया खत्म हो जाता, आप बेटर पढ़ पाते, देखिए। और शायद हो हाँ। सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता क्लियर। हो सकता है कि हमें हाँ, इतना स्ट्रगल वही नहीं करना पड़ता। वही वही। और क्योंकि दिन प्रतिदिन जो इस बार जो कट ऑफ गया है, 100+ मार्क्स वाले भी 6000 रैंक पे हैं, तो इस तरह से अगर अभी तो देखा और जाए तो, बढ़ेगा। हाँ, तो इसीलिए
अभी तो आगे जाके और बढ़ेगा, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड स्टडिंग इन प्रेप के साथ ही लोग अब फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जब वो लोग आएंगे मार्केट में 4 साल बाद, तब रैंक कहाँ जाएगी पता चलेगा, तब तो कट ऑफ और ऊपर जाएगी। लेवल भी, पहले क्वेश्चन आते थे कैथेटर का कलर, ट्यूब, अगर कैनुला है तो इसका कलर कोडिंग बस आता था, बट अब क्वेश्चन ये सब आती नहीं। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से कि आप इमरजेंसी सेटिंग में, मतलब क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका भी बहुत चेंज हो चुका है। जरूरी है, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। नाउ वी आर बिकमिंग अ बेटर नेशन, तो हमें बेटर हॉस्पिटल्स की जरूरत है। अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छी नर्सेस की जरूरत है। अच्छी नर्सेस को अच्छा पढ़ने की जरूरत है। तो धीरे हाँ, धीरे चेंज तभी तो तो आना लाजमी है। जरूरी भी था। नर्सेस के, इससे नर्सेस को और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी कि उन्हें अगर नॉलेज अच्छी है तो मतलब उन्हें अच्छी, अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं हर सिचुएशन में। अगर जहाँ पे डॉक्टर प्रेजेंस नहीं है वहां पे नर्सेस भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं, तो बहुत एब्सोल्युटली जरूरी है। 100%। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है, कॉलेज में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करे? कि पहले तो बैच ले ले, एनप्रेप का एक जो गोल्ड बैच है पूरा कंप्लीट वाला वो ले। उसके साथ उसके पास बुक होनी चाहिए एक थ्योरी के लिए, ताकि वो थ्योरी पढ़ता जाए और एनप्रेप से वो लेक्चर्स देखे, क्योंकि जो बुक में थ्योरी होती है वो क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज होते हैं, उसमें उतने इन डेप्थ नहीं होती है, जैसे केसेस वगैरह नहीं समझाए होते हैं। और जो लेक्चर होंगे उसमें अगर हम डिसीज पढ़ रहे तो उस डिसीज के साथ केस भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस केस में ऐसा होता है, अगर इस तरह का पेशेंट आता है तो उसमें क्या क्या। तो इससे हमारी जो ऑडियो और इमेजिनरी जो विजुअल है वो भी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम्म। तो इसीलिए दोनों चीजें मैं सजेस्ट करूंगी, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि मतलब अब ऊपर ऊपर से पढ़ के नॉर्सेट नहीं क्लियर होने वाला है, कि हम अगर 2 महीने ही पढ़ के और क्रैश कोर्स कर लिया और हमारा हो गया, नहीं। उसके लिए अब हमें अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि वो बाहर निकलेगा और लेटेस्ट से एनप्रेप गोल्ड से वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद क्या करें? टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें या टेस्ट पेपर करें, क्या करें? एनप्रेप पे तो सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, शॉर्ट टेस्ट भी आते हैं 20 MCQs की। अगर कभी उसका मन ना करे तो वो 20 MCQ, जैसे मेरा कभी मन नहीं करता था तो मैं स्क्रॉल करने के बजाय वो 20 MCQs वाला सेट ही दे देती थी। तो उससे हो जाता था कि मतलब मैंने कुछ अच्छा प्रोडक्टिव भी कर लिया, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। तो उसको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दें, जैसे ही लेक्चर देखा उसके बाद उस वो अपने नोट से एक बार पढ़ाई कर ली, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद तुरंत तो वो रहता है नॉलेज में, हम्म। बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो एक बार वो कॉपी में जो अपने नोट्स बनाए हैं, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी खुद के नोट्स होने चाहिए, जिससे हमें अच्छे तरीके से याद होता है। क्योंकि हमें खुद के नोट्स होते हैं ना तो हमें एग्जाम टाइम पे भी याद होता है कि हमने वहां पे उस पेज पे ये चीजें लिखी थी। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाने चाहिए, वो नोट्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर टेस्ट देना चाहिए बहुत। टॉपिक वाइज। लास्ट एक सेंटेंस में आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्या डेफिनेटली करना चाहिए? मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं फॉलो करने चाहिए। अगर बच्चे कई बार होते हैं कि वहां से भी देख लेते हैं, वहां से भी उनको लगता है वो ट्रस्ट नहीं कर पाए। अगर हम एक चीज को फॉलो करें तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ हो जाएगा उसको। एनप्रेप पे ट्रस्ट है आपको? हाँ, एनप्रेप पे ट्रस्ट है। एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। जितनी बार बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा, हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, क्योंकि नेगेटिव तभी होते हैं, नेगेटिव तब ये नहीं होते हैं कि हमने पढ़ा नहीं। अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, लेकिन हम पढ़े हैं और हमने रिवाइज नहीं किया तो हम नेगेटिव कर देते हैं। तो इसलिए नेगेटिव से बचने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल। ऑन दैट नोट निभा, आई थैंक यू एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मजा ही आ गया। आपके पिताजी से बात की, आपकी दीदी से बात की, बहुत प्यारी फैमिली है आपकी। ऐसे ही नाजों से रहे पूरा परिवार, एंड आप खूब नाम रोशन करें परिवार का। थैंक यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को भी दीदी ने कुछ बताया है, आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई टेक योर लीव। बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते।